नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द गुरु में। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। पिछले वीडियो में हमने भौतिक राशियों की विमाएं देख ली थी। इसके अलावा हमने विमीय सूत्र और विमीय समीकरणों के बारे में भी डिस्कस कर लिया था। तो चलिए आज देखते हैं विमीय विश्लेषण और इसके अनुप्रयोग। चलिए देखते हैं। विमीय विश्लेषण का जो व्यापक ज्ञान होता है विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंधों के निगमन में सहायता करता है और विभिन्न गणितीय व्यंजकों की व्युत्पत्ति, यथार्थता और विमीय संगतता की जांच करने में भी सहायक होता है। जब दो या अधिक भौतिक राशियों के परिमाणों को गुणा या भाग किया जाता है तो उनके मात्रकों के साथ साथ उस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा कि हम सामान्य बीजगणितीय प्रतीकों के साथ करते हैं। अंश और हर से सर्वसम मात्रकों को हम निरस्त कर देते हैं। यही बात भौतिक राशियों की विमाओं के साथ भी लागू होती है। इसी प्रकार किसी गणितीय समीकरण में पक्षों में प्रतीकों द्वारा निरूपित भौतिक राशियों की विमाएं समान होनी चाहिए। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं समीकरणों की विमीय संगति की जांच। अब देखो, भौतिक राशियों के जो परिमाण होते हैं वो केवल तभी संकलित या व्यवकलित किए जा सकते हैं, तभी जोड़े या घटाए जा सकते हैं यदि उनकी विमाएं समान हो। इसे विमाओं की समघातता का सिद्धांत कहते हैं। अब हमारे सामने कोई समीकरण दी हुई हो तो उसमें जो दायां पक्ष और बायां पक्ष होता है वो आपस में विमीय रूप से बराबर होने चाहिए। इसके अलावा उस समीकरण के सारे पद विमीय रूप से समान होने चाहिए, उसकी विमाएं समान होनी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भौतिक राशियां होती हैं उनको तभी जोड़ा या घटाया जा सकता है जब उनकी विमाएं समान हो। अब जो ये विमाओं की समघातता का सिद्धांत है, इसकी सहायता से हम किसी समीकरण की सशुद्धि या शुद्धता की जांच कर सकते हैं। यदि किसी समीकरण की सारी विमाएं समान नहीं है तो वह समीकरण गलत होती है। एग्जाम्पल लेना चाहिए तो यदि हम किसी पिंड की लंबाई या दूरी के लिए कोई व्यंजक व्युत्पन्न कर रहे हैं तो चाहे उसमें सम्मिलित प्रतीक कुछ भी हो, उनकी विमाओं को सरल करने पर अंत में जो पद आएंगे उनकी लंबाई की विमा शेष रहनी चाहिए। इसी तरह यदि हम चाल के लिए समीकरण बनाए तो दोनों पक्षों का विमीय सूत्र सरल करने पर कितना आना चाहिए? LT-1 ही आना चाहिए। अब हमारे सामने एक समीकरण लिखी हुई है, उसकी हम विमीय शुद्धता की जांच करते हैं। चलिए करके देख लेते हैं। समीकरण हमारे पास x बराबर x नोट प्लस v नोट t प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ पर जो x है वो किसी कण अथवा पिंड द्वारा t सेकंड में चली गई दूरी है और x नोट प्रारंभिक दूरी है, v नोट वेग है और गति की दिशा में त्वरण इसका a है। चलिए देख लेते हैं। हम जानते हैं विमाओं की समघातता के सिद्धांत से कि किसी समीकरण के बाएं पक्ष और दाएं पक्ष बराबर होने चाहिए और सारे पद भी आपस में विमीय रूप से समान होने चाहिए। तो इसके LHS में क्या दिया गया है? x। इसकी विमा क्या हो जाएगी? हम जानते हैं L1 हो जाएगी, L हो जाएगी। तो सारे पदों की विमा कितनी आनी चाहिए? इतनी आनी चाहिए, तभी ये समीकरण विमीय रूप से सही होगी। चलिए, ये वाला पद x नोट ये किसको प्रदर्शित कर रहा है? ये भी दूरी को प्रदर्शित कर रहा है, तो इसकी विमा भी क्या हो जाएगी? L ही हो जाएगी। ये वाला पद देख लेते हैं v नोट t। यहाँ पर v नोट वेग है, t टाइम को प्रदर्शित कर रहा है। हम जानते हैं वेग की या चाल की विमा क्या होती है? L इंटू t-1 और टाइम की विमा क्या हो जाएगी? t। यहाँ पर t-1 और t1 जीरो हो जाएंगी घात, और t के बाद 0 1 होता है और इसकी भी सरल करने पर कितना आ जाएगी विमा? L ही आ जाएगी। इसी तरह हाफ AT स्क्वायर। हम जानते हैं कि जो निश्चित मान होते हैं, कांस्टेंट वैल्यूज होती है, उनकी कोई विमा नहीं आती है, तो विमा किसकी निकालेंगे हम? AT स्क्वायर की निकालेंगे। A त्वरण है तो त्वरण की विमा क्या होती है? LT-2। साथ में t स्क्वायर की विमा क्या हो जाएगी? T2। तो t-2 और T2 या t की घात 0 हो जाएगा, मान 1 आ जाएगा, तो इसको सरल करने पर विमा आती है इसकी L। आप देख सकते हैं इस समीकरण में सभी पदों की विमाएं क्या है? समान है। इसलिए यह समीकरण विमीय दृष्टि से संगत समीकरण है, सही समीकरण है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि विमीय संगति परीक्षण क्या होता है? मात्रकों की संगति से कम या अधिक कुछ नहीं बताता है, यह मात्रकों पर डिपेंड करता है। और एक चीज और ध्यान रखना चाहिए कि यदि कोई समीकरण विमीय परीक्षण में असफल हो जाती है तो वह निश्चित रूप से गलत होगी, लेकिन यदि कोई इस परीक्षण में सफल हो जाती है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वह बिल्कुल सही होगी। इस प्रकार कोई विमीय समीकरण आवश्यक रूप से यथार्थ समीकरण नहीं होती है, जबकि विमीय रूप से गलत या असंगत समीकरण गलत होनी चाहिए। इसका सीधा अर्थ यही है कि यदि कोई समीकरण विमीय रूप से गलत है तो वह यथार्थ रूप से भी गलत होगी, लेकिन यदि कोई समीकरण विमीय रूप से सही है तो ये
जरूरी नहीं है कि वह यथार्थ रूप से भी सही। चलिए एक एग्जाम्पल हमारे सामने दिया गया है। ये एक समीकरण लिखी गई है 1/2 mv² बराबर mgh। यहाँ पर m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है, v वेग है, g गुरुत्वीय त्वरण और h ऊंचाई है। तो पूछा है कि क्या यह समीकरण विमीय रूप से सही है। तो यहाँ पर हम LHS की विमा ज्ञात कर लेते हैं। LHS की विमा क्या हो जाएगी, 1/2 की कोई विमा नहीं होती है। m किसको प्रदर्शित कर रहा है, द्रव्यमान, तो इसकी विमा क्या लिख देंगे हम, m से लिख देंगे। वेग किसको v किसको प्रदर्शित कर रहा है, वेग को। वेग की विमा हम जानते हैं कितनी होती है, LT-1, इसका स्क्वायर कर दो तो विमा कितनी आ जाएगी हमारे पास, m1 L2 T-2। ये क्या आ जाएगी, LHS की विमा आ जाएगी। अब देख लेते हैं क्या RHS की भी यही विमा आती है क्या। RHS में देख लेते हैं, m की RHS में दिया है mgh, m की विमा हो जाएगी, m से लिखेंगे। जी गुरुत्वीय त्वरण को यानी त्वरण को ही प्रदर्शित कर रहा है। हम जानते हैं त्वरण की विमा क्या होती है, क्या होती है त्वरण की विमा, L-T-2। साथ में h किसको प्रदर्शित कर रहा है, दूरी को प्रदर्शित कर रहा है, लंबाई को प्रदर्शित कर रहा है, तो h हो जाएगी L। इसको हल करेंगे तो इसकी विमा आ जाएगी m1 L2 T-2। आप देख सकते हैं यहाँ पर LHS बराबर क्या है, RHS है, इसलिए यह समीकरण विमीय रूप से सही है। एक और क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे सामने। क्या क्वेश्चन दिया है कि ऊर्जा का SI मात्रक जूल क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। चाल v का मात्रक कितना हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, और त्वरण a का मात्रक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो गतिज ऊर्जा के लिए निम्नलिखित सूत्रों में से आप किसको विमीय दृष्टि से गलत बताएंगी, m पिंड का द्रव्यमान हो तो। हम जानते हैं कि प्रत्येक सही समीकरण में दोनों पक्ष का विमीय सूत्र समान होने चाहिए, विमीय सूत्र समान होना चाहिए। साथ ही यह भी कि केवल समान विमाओं वाली राशियों को ही संकलित या व्यवकलित किया जा सकता है, ये हम जानते हैं। इनके लिए अगर हम RHS की विमा निकालना चाहें तो पहले में देखो आप m² v³, m की विमा हो जाएगी m2, और v³ यानी v की विमा क्या होती है, L-T-1। इसका क्यूब कर दो आप लोग, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगी m2 L2 T-3। ये इसकी RHS की विमा आ गई। साथ में दूसरे b के लिए देख लो आप की विमा L1 T-1 का होल स्क्वायर, इसके लिए आ जाएगी m1 L2 T-2। इसके लिए निकालो m, त्वरण की विमा क्या होती है, L-T-2, तो इसकी विमा आ जाएगी m1 L1 T-2। इसके लिए निकाल लो m, v की हो जाती है L-T-1, इसका स्क्वायर, तो इसके लिए आ जाएगी m1 L2 T-2। और लास्ट वाले के लिए देख सकते हैं आप, देख सकते हैं इसके लिए विमा कितना है, इसके लिए विमा कितनी आएगी, इसके लिए विमा आएगी m1 L1 T-2। साथ में ma के लिए कितनी आ जाएगी, m1 L1 T-2। इसके लिए आएगी L2। तो आप तो पहले से देख सकते हैं ये तो वैसे ही विमीय रूप से गलत है। और हम जानते हैं कि जो गतिज ऊर्जा होती है उसकी विमा कितनी होती है, m1 L2 T-2। तो पहले में देख सकते हैं ये इतनी आ रही है, क्या ये नहीं आ रही, तो ये वाला गलत है। दूसरे में देख सकते हैं ये आई है, तो ये विमीय रूप से सही है। तीसरे में गलत है। चौथे में m1 L2 T-2 आया है, तो ये भी विमीय रूप से सही है, ये विमीय रूप से सही है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप समान विमाओं वाली दो राशियां आ गई, तो हम इसको बता नहीं सकते कि कौन सी सही है। और जबकि हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा का क्या समीकरण होता है, k बराबर 1/2 mv², ये वाला होता है, लेकिन ये भी विमीय रूप से तो सही है। ये हम इससे विमीय विश्लेषण से ये नहीं बता सकते कोई समीकरण पूरी तरह से सही है अथवा नहीं। चलिए अब हम देख लेते हैं विभिन्न भौतिक राशियों के मध्य संबंध कैसे व्युत्पत्त करते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझना चाहेंगे। एग्जाम्पल दिया है कि किसी सरल लोलक का आवर्तकाल या दोलनकाल, इसकी लंबाई l, गोलक के द्रव्यमान m तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। तो विमाओं की विधि का उपयोग करके इसके दोलनकाल के लिए सूत्र व्युत्पत्त करना है हमें। चलिए करके देखते हैं। मान लेते हैं आवर्तकाल को t से प्रदर्शित कर रहे हैं और हमें क्वेश्चन में दिया है कि आवर्तकाल लंबाई l, द्रव्यमान m तथा गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर कर रहा है। तो हम लिख देते हैं t समानुपाती l की घात a, g की घात b और m की घात c। अब समानुपाती स्थिरांक घटाते हैं तो कोई ना कोई नियतांक आता है, तो इसको क्या मान लेते हैं हम, k l की घात a, g की घात b, m की घात c।
अब के एक विमाहीन स्थिरांक है, दोनों और की राशियों की विमाओं की तुलना कर लेते हैं। RHS आवर्तकाल को प्रदर्शित कर रहा है, आवर्तकाल की विमा क्या हो जाएगी, M0, L0 और T1। आवर्तकाल कोई टाइम ही है, टाइम की विमा T होती है। के नियतांक है, के की कोई विमा नहीं होगी। L लंबाई को प्रदर्शित कर रहा है, इसकी विमा L1 हो जाएगी। G त्वरण को प्रदर्शित कर रहा है, इसकी विमा L1 T-2 हो जाएगी। इसी तरह से इसकी घात A थी, इसकी B थी, और M द्रव्यमान को प्रदर्शित कर रहा है, इसकी विमा M1 हो जाएगी, इसकी घात हो जाएगी Z। यहाँ पर हो जाएगा M0, L0, T1। अब क्या कर लेते हैं, इसको लिख देते हैं m की घात z, साथ में लिख देते हैं l की घात कितनी आ रही है a, और एक l की घात b। तो हम देखते हैं कि आधार समान हो तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, तो इसको लिख देंगे l की घात a प्लस b, साथ में t की घात -2b। अब दोनों और विमाओं को सरलीकृत कर लेते हैं, दोनों और तुलना कर लेते हैं। देखो m की घात यहाँ पर कितनी है z, यहाँ पर 0 आ रही है, घातों की तुलना कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा z बराबर 0। यहाँ पर l की घात 0 है, l की घात a प्लस बी है, तो a प्लस बी कितना आ जाएगा 0। यहाँ पर t की घात -2b है, और यहाँ पर 1 है, तो b बराबर कितना आ जाएगा -1/2। तो a बराबर कितना आ जाएगा, a -1/2 बराबर 0, a बराबर 1/2। a b ये आएगा c बराबर 0, कितना आएगा c बराबर 0, ये c था, ये भी c है। अब यहाँ पर ए बी सी के मान समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, तो कितना आ जाएगा, समीकरण 1 में मान रख दो तो t आ जाएगा k इंटू एल की घात कितनी है, l की घात a, l की घात 1 रखो 1/2, g की घात b है, b का मान -1/2, और m की घात 0। तो t बराबर कितना जाता है, k इंटू √L/G। अब देख सकते हैं यहाँ पर स्थिरांक k का मान v में विदिशम ज्ञात नहीं कर सकते। इसका कोई अर्थ नहीं है कि सूत्र के दक्षिण पक्ष को किसी संख्या से गुणा किया गया, क्योंकि ऐसा करने से विमाएं प्रभावित नहीं होती। वास्तव में यहाँ पर k का मान होता है k बराबर 2π, तो t बराबर कितना आएगा 2π √L/G, ये होता है आवर्तकाल। अब इसी के साथ अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। आप चैप्टर के लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सोल्व कर सकते हैं, बाकी हम इनको अगली वीडियो में डिस्कस भी कर लेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, धन्यवाद।